अगर कृषि पे कब्जा करेंगे तो ये हमारे ये कारपोरेट के ढाड़े, चाहे अडानी है, अम्बानी है, इनके हित साधे जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने अन्नदाता की आवाज़ को सुनने के लेश मात्र भी प्रयास नहीं किया। सिर्फ वो प्रयास थे दिखाने के लिए। तोमर साहब को भेज दिया, कृषि मंत्री को, पीयूष गोयल जी को भेज दिया। सत्ता का हमेशा विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता को केंद्रीयकरण कर दिया पूरी तरह। 2-3 घरानों के, कारपोरेट घरानों का प्रधानमंत्री रह के हो चुका है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तरह से आज हमारे मुख्यमंत्री हैं वो आज्ञाकारी मुख्यमंत्री घोषित हो रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने से वो व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। हालत बहुत ख़राब है मार्केट में, उनको देखते ही मारा जा रहा है बीजेपी के लोगों को या जेजेपी के लोगों को। ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने की बात हो, चाहे कोई प्लाज्मा दिलाने की बात हो, या किसी अस्पताल में बेड दिलाने में उसकी हमारी मदद करने की बात हो, या कोई गरीब व्यक्ति कोई थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता मांगता है, उसमें भी हमारी पार्टी के लोग उसकी मदद करते हैं अपने निजी कोष से जाके। नई सोच नहीं रहा बलवान सिंह दौलत, स्लोगन किसने लिखा था? नई सोच नहीं रहा बलवान सिंह दौलतपुरिया। हमारा एक CLC फाउंडेशन ग्रुप है, जिसके अंदर हम जनता के हितार्थ हमारा वो ट्रस्ट काम करता है। उसके अंदर हमारा ऐसा ही स्लोगन है, नई सोच मजबूत इरादे। उसी से मिलता जुलता जब हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की सोची तो उसी से मिलता जुलता हमने स्लोगन वहाँ पे लगाया था। कब से आप सोच रहे थे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का? कितने टाइम से आपके दिमाग में चल रहा था? जब से बीजेपी किसान आंदोलन के कारण किसानों की बातों को अनसुना कर रही थी, किसी भी किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, छोटे दुकानदार की बात को अहमियत नहीं दे रही थी, जब मुझे लगा कि प्रधानमंत्री सर्व समाज के ना होके सिर्फ कारपोरेट घरानों के प्रधानमंत्री हैं, तो मुझ जैसे किसान के बच्चे का इस पार्टी के अंदर रहना न्यायोचित नहीं लगा। और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि देने का काम किया। मतलब ये पूरा कह सकते हैं शुरू हुआ जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तब से आपके दिमाग में ऐसा आया था? और उसके बाद में मैं किसान का बेटा होने के साथ साथ एक राजनीतिक आदमी भी हूँ। राजनीति करने के लिए तो कोई ना कोई प्लेटफार्म तो चाहिए। तो तब मैंने निगाह दौड़ा के देखी कि किसान, मजदूर, व्यापारी और छोटे दुकानदार के हितार्थ कौन सा राजनीतिक दल ज़्यादा आवाज़ उठाता है, और अतीत में भी कौन से राजनीतिक दल ने कमेरे वर्ग की, वंचित वर्ग की, अपेक्षित वर्ग की सबसे ज़्यादा मदद की है। तो मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। आपकी जब मैं फेसबुक प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसके अंदर CLC फाउंडेशन हर एक पोस्ट पे लिखा हुआ था, जो आपने बताया कि समाज के लिए काम करती है। कब से चालू हुआ और कितने मेंबर है इसमें? CLC फाउंडेशन हमारा पिछले कोरोना काल आया था, उस टाइम हमने इसको बनाया था। उसके बाद में ये 1 साल लगा सकते हैं, पिछली फरवरी में किया था, तो साल सवा साल का टाइम हुआ है CLC फाउंडेशन ग्रुप को हमने बनाया। ये हमारा ट्रस्ट है, इसके अंदर हम जनता के हितार्थ अगर कोई भी नीडी आदमी जिसको सहायता की ज़रूरत है वो हमारे ग्रुप के किसी साथी से मदद मांगता है तो हमारे ग्रुप के साथी उसका मदद करते हैं। चाहे कोई गरीब कन्या की शादी की बात हो, चाहे किसी गौशाला में जाने की बात हो, चाहे किसी को कोई दूसरी सहायता करने की बात हो, हमारा ग्रुप तत्पर रहता है। जितने भी हमारे से संभव हो सके हम सहायता करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी पार्टी आपने कभी ज्वाइन किया था? बीजेपी पार्टी तो मैंने 2019 में ज्वाइन किया था। अच्छा, ठीक है। तो मतलब उस वक्त क्या सोच के आपने ज्वाइन किया था? जैसे मैं अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे गया तो जैसे बर्थडे जो होते हैं अलग अलग नेताओं के, तब जैसे प्रधानमंत्री के बर्थडे पे आपने लिखा था, 70th उसका बर्थडे था, कि जिनका पूर्ण जीवन राष्ट्र हित और भारत माता की सेवा को समर्पित है। तो सवाल ये होता है कि कैसे आप उसको कह देते हैं कि भारत माता को समर्पित है या राष्ट्र को समर्पित है? वो भले ही कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन मोस्ट लो परफॉर्मिंग प्रधानमंत्री है देश के वो, अब तक के जितने प्रधानमंत्री उसमें। विश्व गुरु का जुमला उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस देखें 2014 के बाद से, जब से अपना बीजेपी पार्टी आई है, प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से परफॉर्मेंस जो है देश की वो लगातार नीचे गिरी है, वो कभी भी ऊपर नहीं गई है। जीडीपी पे मामले में हो, प्रेस की स्वतंत्रता है उसके मामले में हो, या फिर किसी भी सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई है। तो मतलब किस तरीके से हम कह सकते हैं कि अच्छा हुआ है, लोगों के लिए उन्होंने काम किया है? वो तो कहीं पे भी अच्छा नहीं हुआ ना। इवन अगर सुरक्षा के मामले में हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ कि
देश के जो शहीद हुए थे पुलवामा में 2019 की बात है आई थिंक, उसके नाम पे प्रधानमंत्री जाके वोट मांग लेते हैं। हाँ, तो बात ये जो नेता उनको फॉलो करते हैं, जैसे आपने उनको फॉलो किया, हाँ मे भी आपको अच्छे लगते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? जीडीपी की, और ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। जीडीपी नोटबंदी से पहले हमारी जीडीपी बहुत अच्छी थी। जीडीपी में कोई गिरावट नहीं थी। हर सेक्टर में भारत उन्नति करता हुआ दिखाई दे रहा था, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, चाहे वो आर्थिक नीति की बात हो, चाहे कोई दूसरी नीतियों की बात हो। भारत हर जगह अपनी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। उन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर मैं भी बीजेपी में गया था। लेकिन जब बीजेपी में जाने के बाद में जब ये किसानों को मारने के लिए इन्होंने कारपोरेट घरानों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके आर्थिक हालात सुधारने के लिए, क्यों जब ये एफडीआई लेके आए थे तो इन्होंने सोचा हम बाजार पे कब्जा कर लेंगे और हमारे कारपोरेट घरानों के वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन जब कोरोना काल में सिर्फ कृषि ने ही 3.5% जीडीपी बढ़ाने में योगदान दिया था, तो ये एकदम ये सचेत हो कि वास्तव में ही हम अगर कृषि पे कब्जा करेंगे तो ये हमारे ये कारपोरेट घराने, चाहे अडानी है, अंबानी है, इनके हित साधे जा सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने जून के अंदर कोरोना काल में ये काले कानून का अध्यादेश लाए थे। उसके बाद में उन्होंने लोकसभा में पास कराने का काम किया, और उसके बाद में किसान आंदोलन उसी दिन से आंदोलनरत थे, क्योंकि उनको पता था अगर ये काले कानून लागू हो गए तो हमारी आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। और प्रधानमंत्री ने अन्नदाता की आवाज़ को सुनने के लेश मात्र भी प्रयास नहीं किया। सिर्फ वो प्रयास थे दिखाने के लिए। तोमर साहब को भेज दिया, कृषि मंत्री को, पीयूष गोयल जी को भेज दिया। अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में किसानों की बात सुनना चाहते थे, मजदूरों की बात सुनना चाहते थे, छोटे दुकानदारों की बात सुनना चाहते थे, तो पहले दिन ही उनको सबको पीएम हाउस में बुलाते, उनकी बात सुनते और उनकी मांग को जो की तो वो मानते, काले कानून निरस्त करने की बात करते। तो हम सोचते कि वास्तव में प्रधानमंत्री आम जनमानस का है। ये तो सिर्फ 2-3 घरानों के, कारपोरेट घरानों का प्रधानमंत्री रह के हो चुका है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जैसे आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, मैं एक जस्ट आपकी जो पॉलिटिक्स है उसको समझना चाहता हूँ, मतलब किस तरीके से आप सोचते हैं। एक होता है राइट विंग, जो हमारा बीजेपी है पूरे तरीके से किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ या फिर कॉरपोरेट के साथ में जुड़ा हुआ है, उसी चीज़ को आगे लेके जाना है, उसी के नाम पे राजनीति होती है। दूसरा होता है सेंटर राइट लीनिंग होता है, ये अपना कांग्रेस को राइट लीनिंग कहा जाता है थोड़ा, लेकिन वो सेंटर है जिसमें कई लोगों की सोच को मिलाया जाता है। फिर होता है एक लेफ्ट विंग होता है, जो कि पूरे तरीके से जो शोषित वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनके लिए काम करने की सोचता है। तो आप किस तरीके का पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं? सत्ता का हमेशा विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता को केंद्रीयकरण कर दिया पूरी तरह। सभी राज्य इनके अधीनस्थ, इनकी आज्ञाकारी मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देते हैं। आज कोई भी मुख्यमंत्री अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई वो फैसला ले सके, जिस तरह से मोदी जी की आंखों को देखते हैं वो ये क्या चाहते हैं, उसी तरह से आज हमारे मुख्यमंत्री हैं वो आज्ञाकारी मुख्यमंत्री घोषित हो रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने से वो व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। सत्ता का हमेशा विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। बहुत से सोच के लोगों के हाथ में सत्ता होगी तो एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान होगा और वो सत्ता तानाशाही नहीं हो चुकेगी। आज केंद्रीयकरण की वजह से ही आज हमारा सत्ताधीश कह दे, हम उसे चाहे मठाधीश की संज्ञा दे दें, चाहे किसी बादशाह की संज्ञा दे दें, वो एक तानाशाह नज़र आ रहा है। कुछ वक्त पहले आपने एक ट्वीट किया था जिसमें देवेंद्र बबली जो विधायक हैं उनकी आपने बात लिखी थी, जिसमें वो अपनी पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा किसान आंदोलन को लेकर तो एक वक्त आएगा कि जब उन्हें हेलमेट पहन के निकलना पड़ेगा, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है मार्केट में। उनको देखते ही मारा जा रहा है बीजेपी के लोगों को या जेजेपी के लोगों को। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि उन्हें चेंज करना चाहिए उनकी पार्टी को। कभी इसी तरीके से कभी आपकी मतलब अनऑफिशियली जो देश के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनसे बात हुई कभी? उन्होंने ऐसा जताया कि यार गलती कर दी इसके अंदर सरकार ने ये बिल ला के? नहीं, ऐसी मेरी मुख्यमंत्री से कभी चर्चा नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री जी से जब भी मैं मिलता था, बीजेपी में था, तो मैंने मुख्यमंत्री जी हर बार निवेदन किया था, जी हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, और आपको आगे फ्रंट लाइन पे आके आप किसानों की बात सुननी चाहिए। आप प्रधानमंत्री से इनकी बात करने, आप मध्यस्थता की भूमिका आपको निभानी चाहिए। उनका क्या लेकिन रिएक्शन है? उनका इस तरह कोई रिएक्शन नहीं आया भी हमें कोई ये गलती कर दी और कर दी। वो तो हमेशा बिलों की तारीफ ही करते रहते थे, जैसा चैनल पे हम देखते हैं जी। और
एक वक्त था, जैसे कि कुछ वक्त पहले की बात है, अमर उजाला और जनमत हरियाणा को आपने लीगल नोटिस भेजा था 10 करोड़ का। वो क्या मामला था, थोड़ा अगर आप प्रकाश डाल वो वहाँ पे कोई ये घोटाले के अंदर मेरा नाम बिना मतलब उन्होंने उछाल दिया था। उस घोटाले से मेरा तो दूर दूर का लेश मात्र नहीं था, उससे मेरी वो छवि खराब करने का षड्यंत्र रच रहे थे। पता नहीं इसके पीछे कौन था। तो अगर इस तरह कोई व्यक्ति मेरी बिना मतलब छवि खराब करेगा तो मैं कानून का सहारा लूँगा। तो उसका फिर क्या हुआ था आगे? उनका सहारा उन्होंने फिर सॉरी फील कर दी फिर। अच्छा अच्छा, ठीक। आने वाले टाइम में आप क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी से अपने पॉलिटिकल करियर को लेके? कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत भारी बहुमत से सत्ता पे विराजमान होगी और ये काले कानून जो बनाए हैं इनको निरस्त करने का काम करेगी। और पीछे आप अतीत में भी झांक कर देख रहे हैं, जब भी कांग्रेस पार्टी का राज था आम वर्ग इससे खुश था, क्योंकि आम वर्ग के जनता की यथार्थ बातें कांग्रेस पार्टी के हर प्लेटफार्म पे आदमी उठा सकता है। अगर हरियाणा की बात करें तो इस वक्त में अगर इलेक्शन हो जाता है, हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का जो पक्ष है सबसे ज़्यादा मजबूत दिखता है। वो चीज़ हमें पिछले बाय इलेक्शन में भी देखा जो बड़ौदा में हुआ था, ठीक है। तो अगर इलेक्शन होता है तो हम सोच सकते हैं कि आपको एक एमएलए के तौर पे हम यहाँ पे देख पाएंगे? वैसे तो ये काल्पनिक सवाल है, इस वक्त चुनाव हो नहीं सकते क्योंकि नहीं, तीन हो साल नहीं सकता, पर आने वाले टाइम में जो भी होगा 3 साल पूरे चुनाव, जो भी पार्टी मुझे आदेश देगी, अगर चुनाव लड़ने का आदेश देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी कहेगी आपको संगठन में काम करना है तो मैं संगठन में काम करूंगा। जिस तरह का पार्टी का आदेश होगा उसी तरह मैं चलूंगा। सर, कोविड को लेकर अगर हम बात करें, अभियान देख पा रहे हैं हम कांग्रेस की तरफ से, सैनिटाइजेशन का अभियान होता है, उसके अलावा और क्या क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश हो रही है? सैनिटाइजेशन अभियान हमारा चल रहा है, मास्क बांटने का भी है, और जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हमें फ़ोन पे मदद चाहता है, चाहे किसी को गैस वो ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने की बात हो, चाहे कोई प्लाज्मा दिलाने की बात हो, या किसी अस्पताल में बेड दिलाने में उसकी हमारी मदद करने की बात हो, या कोई गरीब व्यक्ति कोई थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता मांगता है, उसमें भी हमारी पार्टी के लोग उसकी मदद करते हैं अपने निजी कोष से जाके, या किसी भी तरह की चाहे कोई खाने की बात हो या कोई जो भी व्यक्ति जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है, जिसको जो ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से हम हर संभव प्रयास करते हैं कि इस कोरोना महामारी में हम उसकी जितनी मदद कर जाए उतना ही अच्छा है। और कुछ आप कहना चाहते हैं अपने तरफ से, क्योंकि मेरे सवाल ख़त्म हो गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आम जनमानस से ज़्यादा घरों में रहे। ये 15-20 मई तक की बात है। ज़रूरी हो तभी कोई घर का एक व्यक्ति घर से बाहर निकले, नहीं ज़्यादातर हमें घर में ही रहना चाहिए। इस चैन को तोड़ने में आम जनमानस ही सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे सकता है। ये चैनल के माध्यम से मैं आम जनमानस से विनती, निवेदन और गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें। शुक्रिया सर।